इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही एग्जिस्ट नहीं करते। कई सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आई हैं जिससे ये पता चला है कि ये बात दुरुस्त है। अगर मजहबी किताबों से रेफरेंसेस लें तो उसमें कई सालों पहले ये बता दिया गया था, लेकिन इंसान लॉजिक्स के पीछे ज़्यादा भागता है। लिटरेचर देखा गया है कि कम लोग एक्सेप्ट करते हैं फौरन। इसी तरीके से टाइम टू टाइम ये चीज़ प्रूव होती गई कि सिर्फ हम ही इस दुनिया में नहीं मौजूद, बल्कि कोई और भी है। हर ज़बान में, हर कल्चर में उसके मुख्तलिफ नाम हैं। कुछ लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के नाम से उनको जानते हैं, कुछ लोग अर्बन लेजेंड्स के नाम से जानते हैं, कुछ मिथ्स के नाम से, कुछ गोस्ट, इविल, और कुछ लोग जिन्नात से। जिन्नात की जब बात करते हैं तो खौफ, अंधेरा, खामोशी, ये फौरन हमारी नजरों के सामने आ जाता है। नोट कीजिए, कभी भी रोशनी में आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन वही जगह अगर अंधेरा हो, खामोशी हो, आप अकेले हों, तो चंद सेकंड के लिए आपको भी डर लगने लगेगा। तभी दुनिया का सबसे खतरनाक फियर द फियर ऑफ अननोन कहा जाता है, यानी कि उस चीज से खौफ जिसको आप देख ना सकें। उसकी एग्जाम्पल ऐसे है, अभी आप जिधर बैठे हुए हैं, आपकी नजरें सामने रखी हुई अलमारी को देख रही होंगी, गाड़ी चलाते हुए आप सामने ट्रैफिक को देख रहे होंगे, ऑफिस में काम करते हुए अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को देख रहे होंगे, लेकिन आपके पीछे क्या हो रहा है, कौन है, इससे आप लाताल्लुक हैं। यहीं पे आपका दिमाग गेम्स खेलना शुरू करता है, और अमूमन वो खेल जो दिमाग खेल रहा होता है जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से ही हो। कभी कभी उस खौफ से भी आपका सामना हो जाता है जिसके बारे में हम अपने शो में बात कर रहे हैं। आज के शो की शुरुआत मैं किसी वाक़े से नहीं कर रहा जो अमूमन मैं करता हूं, लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे शो से पहले एक आरजे बासित। वो एक वाक़या हमसे शेयर करना चाहेंगे, तो उनको शो में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बासित, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये वाक़या ये है कि मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, तो हमारा निचला पोर्शन फैसलाबाद वाला जो घर है उसके 3 पोर्शंस हैं। हम सेकंड पोर्शन पे रहते हैं। फर्स्ट पोर्शन खाली होता था एंड वी हैव अ प्राइवेट स्कूल एज वेल, तो नीचे स्कूल भी चल रहा था। तो नीचे बेंचेस और चेयर्स, ये वो जो स्कूल का फर्नीचर होता है वो था। अब्बा के इंतकाल के बाद हमें ये ऐसा एहसास होने लगा कि नीचे से आवाज़ें आती हैं। हमने उसे इग्नोर किया। हमारी नानी हमारे घर आई हुई थी। अब निचला पोर्शन खाली था, ऊपर से हम गेट खोलते थे, बटन दबाया, गेट खुल गया और आप सीढ़ियों से ऊपर आ जाए। जब हमारी नानी ऊपर आई
हमें तब ये सब अजीब लगता था। हमारी नानी ने, हमारी अम्मी ने हमसे बात नहीं की। हमें उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। आई वॉज जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम। तो 16 साल की उम्र में शायद माँ अपने बच्चों को इस तरह की डरने वाली बातें नहीं बताती। तो मैंने अपनी अम्मी को और अपनी नानी को बातें करते हुए सुना। मेरी नानी मेरी अम्मा से कह रही थी कि जब मैं ऊपर आ रही थी सीढ़ियों से तो मुझे मेरे नाम से आवाज़ दी गई है। तो अम्मी कहने लगी कि आपको पता है जब इसके अब्बा का इंतकाल हुआ है, हॉस्पिटल में थे, पेन हुआ, हॉस्पिटल ले गए, और जब हॉस्पिटल लेकर गए हैं सुबह 7 बजे उनका इंतकाल हुआ है। और इंतकाल से पहले जो मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी, तो अब वो मार्बल लगा हुआ है सीढ़ियों के ऊपर, वाइट, तो उसके ऊपर हर सीढ़ी के ऊपर ब्लड था, और ब्लड जो है वो अब्बा के कमरे तक जा रहा था। अच्छा। ड्रॉप्स थे उसके। मैंने पूरे घर में ड्रॉप साफ़ किए हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आपकी वालदा ने? मेरी वालदा ने बोला। अब मैं उनकी बातें सुन रहा था, मैं उसी कमरे में सो रहा था, सर्दियों की रात थी, और आपको पता है रज़ाई में लेटे हुए हैं, अम्मा साथ में है, नानी बैठी बातें कर रही हैं रात में, मज़ीद खामोशी है, सन्नाटा है। अब मैं सुन रहा हूँ, कमरे में मेरी माँ भी है, मेरी नानी भी है, लेकिन मेरे ऊपर एक खौफ तारी होने लग गया। उनको नहीं मालूम कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ, लेकिन मैं चुप के उन्हें सुन रहा हूँ, जाग रहा हूँ। जब ये मैंने बातें सुनी तो मुझे एक उस वक्त लम्हे को ख्याल आया कि यार ये कोई चीज़, कोई सीन हुआ है, क्योंकि मेरे अब्बा बिल्कुल ठीक थे। अचानक से पेन हुआ, उनको हॉस्पिटल ले गए, तो अगले दिन उनका इंतकाल हो गया। डॉक्टर को समझ भी नहीं लगा। हार्ट नहीं, स्टमक में पेन हो रहा था। गए, उन्होंने बोला कि आपको शायद वो इसका है, इसकी क्या कहते हैं, अपेंडिक्स है। अच्छा। उन्होंने बोला मैं खुद भी डॉक्टर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या हो गया, मुझे अपेंडिक्स नहीं है, मुझे स्टमक में पेन है। तो डॉक्टर सेड कि यार नहीं, ऐसा नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, लगता है कि आपको अल्सर है। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल है फैसलाबाद में, आई डोंट वांट टू नेम दैट। तो अब उन्होंने जब ऑपरेट किया तो उसको पित्ते को कट लग गया और वो जहर फैल गया और ये सब चीज़ें हुई, और रातों रात उनका इंतकाल हो गया। अब ये चीज़ें घर में हो रही थी, अब घर में ब्लड गिर रहा है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तब हमें फिर ये एहसास हुआ कि ऐसा कुछ है। फिर उसी वाक़ये की कड़ी अगली ये थी कि आपको पता है कि घर पे मेहमान आए होते हैं। फिर जब मेहमान चले जाते हैं किसी भी ऐसी डेथ वाले घर से, तो करीबी लोग रह जाते हैं, खालाएँ, उनके 1-2 बच्चे। मेरा ख्याल है कि यही लोग होते हैं, चचा के लोग, वो करीबी रह रहे होते हैं, तो वो कभी आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो एक खाला हमारे घर पे रुकी हुई थी, उनकी एक बेटी थी। अब बेटी को कहीं दांत में दर्द था। उस बेटी ने उस वक्त तो खैर किसी से जिक्र नहीं किया, वो अपने घर चली गई। अब्बा के इंतकाल के बाद सब अपने घरों को चले गए। उस बेटी ने अपने घर जाके अपनी अम्मा से जिक्र किया कि यार आंटी बड़ी बेहिस हो गई हैं। तो मेरी आंटी जो है वो तो मेरी अम्मा की बहन है। तो मेरी खाला जो है, उन्होंने बोला कि खैरियत है, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? कहती है आपको पता है मैं वहाँ थी, आप तो आ गई, मैं तो बाद में आई हूँ कि आंटी के साथ रहूँ, अंकल का इंतकाल हो गया है तो मैं उनके साथ रहती हूँ, उनका कोई टेक केयर करने वाला हो उनके साथ, उनको ज़रा इसलिए रुक गई थी। तो कह रही मेरे दांत में दर्द हो रहा था, मैं बाहर जाके बैठ गई सीढ़ियों में। हमारे सहन में सीढ़ियाँ छत पे जाने के लिए। कहने लगी मैं सहन में बैठी हुई थी, मैं निकली हूँ, वॉशरूम गई हूँ, मैं वॉशरूम जाके, क्योंकि उनके रूम में अटैच बात नहीं था तो बाहर वाला वॉशरूम उसने यूज़ किया, और वापस आके वो बाहर बैठ गई सीढ़ियों पे। कोई रात का 3 बजे का टाइम था। कहने लगी आंटी अंदर से निकली हैं, बासित की अम्मी अंदर से निकली हैं, आंटी अंदर से निकली, उन्होंने मुझे देखा और देख के मुझे हंसने लगी। मैंने कहा आंटी मुझे पेन हो रहा है। तो आंटी सिर्फ हंसती जा रही थी और नीचे चली गई। आंटी ने मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम्हें पेन हो रहा है। उसके बाद मैं जाके सो गई हूँ। मैंने अगले दिन बोला मैं वापस घर जा रही हूँ, तो आंटी ने मुझे कहा कि ओके ठीक है, तुम्हें वकास छोड़ाएगा। तो अब मैं वापस घर आ गई हूँ। आंटी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी खाला ने अपनी बहन को फ़ोन करना था, उन्होंने बोला ये सादिया यूँ बोल रही है। अम्मी ने कहा कि मैं क्यों रात में उठूंगी और नीचे वाला पोर्शन तो खाली है, मैं क्यों नीचे जाऊंगी?
3 बजे रात के 3:30 बजे उठ के, मुझे क्या काम है नीचे? और मैं क्यों इसको देख के हंसूंगी? अगर इसके दांत में दर्द हो रहा है तो मैं इससे पूछूंगी खैरियत है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मैं ऐसे थोड़ी नीचे जाऊंगी। जब ये वाकया अम्मी ने उनसे ये बताया, अब वो खुद डर गए कि हम आज के बाद आपके घर नहीं आएंगे। फिर मुझसे जब मेरी कज़न की बात हुई, उसने मुझे बताया, तो मुझे अपने निचले पोर्शन से बहुत डर लगने लगा। फिर हमारे करीब एक बहुत बुजुर्ग थे, उनसे हमने बोला कि यार आप देखें क्या सीन है, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें, कभी आवाज़ें आती हैं, हमारे घर जो मेहमान आते हैं वो डर जाते हैं। नीचे स्कूल लगता है सुबह 8 बजे, बच्चे आते हैं 2 बजे चले जाते हैं, उसके बाद सन्नाटा है, अंधेरा है, सिर्फ एक लाइट जल रही है, बाहर से आए अंदर ऊपर चढ़ गए, पीछे कमरों में कोई नहीं जाता, पीछे स्टोर रूम में कोई नहीं जाता। स्टोर रूम तो स्कूल टाइम भी बंद होता है, वहाँ पे सर्दियों के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें। तो फिर उन बुजुर्ग ने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ पढ़ाई करना चाहता हूँ, मैं कुछ देखना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कलाम करती हैं। उन्होंने फिर अपने तरीके से किया। वो काफ़ी बुजुर्ग थे, कोई वो अराउंड 100 years old, और काफ़ी अरसे से वो तरावियाँ पढ़ा के अब रिटायर हो चुके हुए थे तरावियों से और नमाज़ों से, घर पे ही रहते थे वो। उनको हम बड़ी मुश्किल अपने घर लेके आए उठा के, वहाँ पर वो बैठे उस स्टोर रूम वाली साइड पे पढ़ा। अच्छा, प्रिसाइसली एक जगह पे बिठाया? हाँ, उन्होंने मुझे बोला कि हमें बोला कि हम इस जगह पे मुझे बिठाइए। तो फिर वो कहने लगे कि कुछ चीज़ें हैं जो नुकसानदेह नहीं हैं, और वो काफ़ी अरसे से उनका बसेरा है। तो बात कुछ यूँ है कि आप कुछ अपने घर का हिस्सा मुख्तस कर दें, वहाँ पर आना जाना ना हो आपका, और कोशिश करें कि वहाँ पर जूते लेके ना जाएं, क्योंकि वो इबादत भी करते हैं, मुस्लिम भी हैं। हमें तब ये चीज़ें, हम बच्चे थे, हम कहते थे यार ये क्या बातें कर रहे हैं, हम इस घर के इस हिस्से को क्यों ना इस्तेमाल करें, स्टोर रूम को। तो फिर खैर हमने वहाँ जाना छोड़ दिया था। तो आज भी वो वैसे ही है। अच्छा, वो जगह वैसे ही वो बंद है, अंदर जाना भी हो, कोई काम भी हो, कुछ कपड़े रखे हुए हैं अंदर, जैसे सर्दियों के कपड़े हैं, वो निचले पोर्शन में, वो पीछे कमरा है तो उसके अंदर वो वो पुराने बड़े संदूक और पेटियां जो होती हैं, जो अम्मा के जहेज में आई थी, बड़ी बड़ी पेटियां, उसके अंदर, उन पेटियों के अंदर, बॉक्सेस के अंदर रजाइयाँ रखी हुई हैं, ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं। और अभी भी वाक़यात होते हैं जहाँ जो आपकी वालदा रह रही हैं उसके नहीं, उसके बाद ऐसा कभी कुछ उनको तो कोई प्रॉपर वो मुआहदा हुआ कि ये आप, जैसे उन्होंने मुआहदा किया हो कि आप वो यहाँ पर नहीं आएंगे, अब बेहुरमती नहीं करेंगे, तो कुछ ऐसे नहीं होगा। फिर उन्होंने हमें ये भी कहा कि कोई नोक वाली चीज़ अंधेरे में मत लेके जाए, कैंची, छुरी, सुई, क्योंकि इनका जो आकार, जो इनका वजूद होता है ना, वो गुब्बारे की तरह होता है और बहुत सेंसिटिव होता है। और कोई भी चीज़, जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं ये कील लो, जाके ठोंक के दिखाओ, इस वक्त ज़मीन में ठोंक के दिखाओ तुम। वो कील लेके जाना और ठोंकना और ये सब चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है कि ये उसको डैमेज करती हैं। ये बैलून की तरह होते हैं, इनकी जो शेप्स होती हैं, और एक ख़ास इंटेंसिटी के ऊपर ये फील की जाती हैं। तो जैसे डिवाइसेस भी हैं, तो दिस इज अनदर। अच्छा, लेकिन अब बासित, आप जो है ना, मुझे वो वाला वाक़या बताएं जो आपके कज़न के साथ। विद माय कज़न, या हाँ, मेरे कज़न की शादी होने वाली थी। एक वक्त होता है जब आप शायद अब वो लोग इस तरह से फील नहीं करते, या शायद हमें हमारी एज में होता था, शायद आज की भी जो हमारी एज में आज हैं, या जिस एज में हम थे जो आज उस एज में है, शायद वो भी ऐसे ही सोचते हो कि जब ख़ानदान में कोई शादी आती है तो बड़ी एक इन हमाक से तैयारियां भी होती हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, कैसेट्स में गाने भी रिकॉर्ड करवाते थे हम लोग। तो ए साइड पे कौन सा गाना, बी साइड पे कौन सा है, और हमने छैया छैया पे डांस करना है, हमने किस पे करना है, वो सारे के मामला होते थे। तो हम भी ऐसी तैयारियां कर रहे थे एक शादी की। 2 महीने बाकी थे, कज़न की शादी थी, शहर के करीब ही छोटा सा कस्बा था, वहाँ वो लोग रहते थे। और शादी से 1 महीना पहले हमें ख़बर आई कि बहुत बुरा करंट लगा है और वो बिस्तरे मर्ग को जा पहुंचा है। जिनकी शादी है। सही है वो साहब, हमें बड़ा शौक लगा कि यार ये क्या हुआ। हमारी तो खुशियों में पानी इसलिए फिर रहा था कि यार हमें कोई खबर नहीं थी किसी भी चीज़ की, हम सिर्फ इस चीज़ में थे कि यार हमारी एक एंटरटेनमेंट आ रही है यार, आगे चली जाएगी। अब उसको करंट लग गया। अब वो एक और लंबी कहानी होगी कि अच्छा अब हम लेट करना पड़ेगा, शादी 1 महीना और लेट हो गई। अब वो जिस लड़की से शादी कर रहे थे
किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या है। वो रिश्तेदार भी थे उनके। और ये लव मैरिज थी या अरेंज? अरेंज मैरिज थी, और लेकिन उनकी बात होती थी लड़का लड़की की, एंड शुरू से वो जानते थे कि यार हमारी शादी भी होगी, लेकिन शायद उस वक्त पे वो लव मैरिज उस तरह से डिक्लेयर नहीं की जाती थी। तो दे वर इंटरेस्टेड विद ईच अदर, लाइक इन ईच अदर। मुझे हम भी काफ़ी तब छोटे थे। अब शादी का वक्त करीब आ गया, हम लोग शादी पे गए, हमने बड़ा हल्ला गुल्ला किया, शादी हो गई, सब लोग बहुत खुश थे। और वलीमे के दिन जब हमारी मुलाकात हुई तो बड़ा बुझा बुझा सा चेहरा, अजीब सा, मजाक उड़ाने लगे। तो सदीक भाई क्या हाल है यार, कैसे हो, क्या चल रहा है यार, आप थोड़ा हंसो तो, आ जाओ बाहर चलो, आ जाओ, ये वो। यार अब शादी हुई, एकदम से बदल गए, शौहर शौहर से बन गए, अंकल कहेंगे हम आपको, यार आपके साथ तो हम एंजॉय करते थे। हम उनसे छेड़ रहे हैं उन्हें, सब कजन्स मिलके जो उनसे छोटे थे। तो बड़ा बुझा बुझा सा सीन ना वलीमे पे, सब लोग मिल रहे हैं और सब लोगों के गिले थे कि ये तरीके से बात नहीं कर रहा, किसी को तरीके से सी ऑफ नहीं कर रहा। ठीक है, शादी हुई है, बीवी ने मना कर दिया तुम्हें किसी से बात। हमारे मुआशरे में यही होता है कि बीवी ने मना कर दिया, क्या तू बात नहीं कर रहा। वो मजाक, हमारे हाँ, टिपिकल मजाक है ना। मजाक भी, और कुछ लोग सीरियस भी ले गए और लोग चले गए अपने घरों को। हम भी अपने घरों को आ गए। फिर एहसास हुआ, फिर पता चला कि वो लड़की जिससे शादी हुई है, वो लड़की पहले किसी के हिसार में थी, और वो हिसार कोई मेल जिन था जो उसके साथ था, जो नहीं चाहता था कि इसकी शादी हो। और जब ये शादी से पहले आए हैं, इन्होंने रस्म की, अपनी मंगनी वगैरह की, उसके बाद वो लड़की भी मंगनी पे आई थी यहाँ पे। तो उन्होंने एक ही घर में दोनों की मंगनी की कि चलो यार हम ऐसे एक ही जगह पे कर लेते हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने एक ही जगह पे वो सारा फंक्शन किया, उनका जो भी था। तो वहाँ से जब इनको शादी के बाद खैर अजीब सिलसिला हो गया कि पता चला कि उस लड़के के पैरों के नाखून कुछ उखड़े हुए हैं। शादी के बाद? शादी के बाद उसके भाई को पता चला, जो उसका बड़ा भाई था। उसने बोला यार तुम हुआ क्या, तुम बताओ कुछ हमें, बहुत झगड़ने की आवाज़ें आती हैं तुम्हारे कमरे से, तुम मतलब क्या, तुम्हारा अगर मामला ख़राब है तो बताओ, हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट करते हैं, कुछ चीज़ों को हल करते हैं। वो किसी से कुछ बात नहीं करता था, किसी से कोई जिक्र नहीं करता था। हमें फ़ोन किया उसके बड़े भाई ने, मेरे भाई को फ़ोन किया, आप इससे बात करो, मुझसे तो बात नहीं कर रहा, शायद आपसे करे, मैं एक भाई हूँ डिस्टेंस से थोड़ा, आई डोंट नो क्या मसला है, तो आप लोग इससे बात करो। हमने बात की, गए उससे, बात की भाई ने, उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बैठा होता था, खामोश हो गया था, किसी काम पे नहीं जाना, खामोश बैठा हुआ है, और सिर्फ उसका दिन ब दिन कमज़ोर होता गया। वो आदमी था जिसको हम कहते थे कि यार मुझे ज़रा बाइसेप दिखाएं अपना, तो हम उसके बाइसेप के ऊपर, बाइसेप ट्राइसेप पे लटकते थे और उसको पिन करते थे कि यार देखो कितने हार्ड हो रहे हैं ये। तो उसको एक्सरसाइज करने जाने वाला आदमी, और वो ऐसा हो गया था कि हवा चले और वो गिर जाए। अच्छा। तो लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। फिर एक दफ़ा वो फटा, उसने कहा कि मैं रात को सोता नहीं हूं, उसकी वजह है क्योंकि मुझे सोने नहीं देता। तो उसके भाई ने पूछा कि तुम बताओ हमें हुआ क्या है। तो कहने लगा कि ये जब कमरे में होती है ना और तुम सब लोग सो जाते हो, ये नहीं रहती, इसके अंदर कोई और बोलता है। तो सब डर गए घर वाले कि ऐसा नहीं हो सकता यार, तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो, तुम्हें कोई मसला तो नहीं हुआ, तुम खामोश रहने लगे हो। कह रहा मैं इसीलिए खामोश हूँ, आज मैं बोलना चाहता हूँ, मेरी बस हो गई है, मुझे नहीं चाहिए शादी, मुझे नहीं करना कुछ भी, मुझे अलग कर दो या मुझे मार दो, मैं नहीं रहना चाहता। सर उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोगों के पास उसको लेके जाना शुरू हुए, क्योंकि एक ख़ास टाइम होता था जिसमें वो बिगड़ जाती थी। आप बात करें खातून वाइफ की? जी। एक ख़ास टाइम पे रात में जब सब सो गए हैं, 2 बजे के बाद का टाइम है, सन्नाटा है,
चीखों पुकार की आवाज़ें। तो घर वाले ये सोचते थे कि यार कुछ झगड़ा हो गया इनका, यार इनका पर्सनल मैटर है। चीखना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, दूर हो जाओ, ये नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो हर और बंदा सिर्फ सोचता है। लड़के की आवाज आती थी या उस खातून लड़के की आवाज़ आती थी, उस खातून की आवाज़ आती थी, तीसरे बंदे की आवाज़ आने लगी। अच्छा, तीसरे बंदे की भी तीसरे आवाज? बंदे की आवाज़। तो फिर इनको एहसास हुआ, घर वालों ने इसको मान लिया कि हाँ ज़रूर ये कोई ना कोई चीज़ है। फिर वो लेकर घूमने लगे, क्योंकि उनका ताल्लुक एक छोटे से कस्बे से था। कारोबार करने वाले लोग थे, ज़्यादा पढ़ने वाले लोग नहीं थे। तो जब हम तक बात पहुंचती थी, हम बोलते थे यार ये इनको चाहिए कि ये लेकर जाएं इन्हें कहीं, किसी डॉक्टर को दिखाएं। ये कहाँ घूम रहे हैं, बुजुर्गों में और बाबों में नहीं ये चीज़ मिलेगी इन्हें, साइकोलॉजिकल कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हम ये बात करते थे तो हमारे कजन्स कहते थे तुम बर्गरों का यही मसला है। अच्छा। जबकि मेरा ख्याल है कि मैं सबसे ज़्यादा पेंडू हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये लगता था कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पैसे खर्च करने के चौंचले हैं, हम जा रहे हैं वो सही हो जाएगी, ये हो जाएगा, हम उसको दिखा रहे हैं, उसके अंदर बाकी कोई चीज़ है। हम तब तक हमने यकीन नहीं किया जब तक हमें ये बात नहीं पता चली कि शादी के 6 महीने के बाद लड़के ने बोला, और हमें ये बात पता चली कि जो बच्चा पैदा होगा मुझे पहले से बता दिया गया कि वो जिंदा नहीं बचेगा, और वो कहती है कि मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, एक एक हड्डी तोड़ दूंगी मैं उसकी। अब इस चीज को लेके हम भी परेशान थे। अब जब ये बात सुनी तो हमने क्या गुस्से में बोला होगा, ऐसा कुछ नहीं। अब जब शी वॉज प्रेग्नेंट, उसका जब बर्थ हुई बच्चे की, तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमने ऐसा कभी पहले नहीं देखा, बच्चे की हड्डी जगह जगह से टूटी हुई है और वो आखिरी सांसें ले रहा है। शुक्र करें कि वो उसकी डेथ पहले नहीं हो गई तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती। बच्चा तो पैदा हो गया लेकिन उसकी जगह जगह से हड्डी टूटी, हम उसको उठा नहीं सकते। उस दिन सबको क्लियर हुआ और कंफर्म हुआ शी वॉज राइट। एंड ये वो नहीं थी बोल रही, जो उसके अंदर बोल रहा था, जिन जो उसके अंदर बोलता था, ही वॉज द गाय। और ये जब होता था वाकया जो आपके कज़न के साथ होता था, तो वो जब लड़की मुखातिब होती थी कि अपनी आवाज़ में होती थी या उसकी आवाज़ थोड़ी सी फटी हुई और जैसे बीच में एको साउंड करता है, जैसे आपने मोस्टली कुछ वीडियोस भी जैसे देखी हो, तो उनके घर वालों को बताना यही होता था कि इस टाइप की आवाज़ें आती थी और हमें लगता था ये चीख चीख के अपने गले फाड़ लिए इन लोगों ने, शायद इस वजह से। तो उसके बाद पता नहीं चला कि आखिर मामला था क्या? कहीं ये तो नहीं कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारे, कि पसंद की शादी नहीं होती तो बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं, या किसी और जगह मोहब्बत होती है और शादी कहीं और जाती है। हमारे माशरे में बड़ा कॉमन है ये, सही है, बुरा समझा जाता है ना लव मैरिज अभी भी। तो वो होता ही है कि फिर इस तरीके से कभी कभी लोग इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि मैं तो साइको हूँ, मैं ये हूँ, ताकि यहाँ से डिवोर्स हो, फिर उधर मेरा दोबारा से वापस जाऊँ। ये ऐसा तो चक्कर नहीं था, कोई ऐसा चक्कर भी नहीं था, क्योंकि ये लोग आपस में बात भी करते थे। मैं बता रहा हूँ, ये शुरू से एक दूसरे से बात करते थे, इनको पता था कि हमारी शादी होने वाली है। और फिर हम भी इस चीज़ के ऊपर हंसते थे जब हमने बोला कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप लेके जाओ डॉक्टर को दिखाओ। यार क्या बातें कर रहे हो, पागल वागल हो गए हो। लेकिन वो साइकोलॉजिकल नहीं था आपका। साइकोलॉजिकल इसलिए नहीं था कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो हड्डियां, वो बच्ची थी, उसके जगह जगह से हड्डी टूटी हुई थी। हाथ है तो उंगलियां, बाजू है तो कलाई से लेके कोहनी तक, कोहनी से लेके शोल्डर तक। और अब उन खातून का कुछ अता पता है या डिवोर्स हो गई? शी इज नाइस, शी इज ओके नाउ, दे हैव किड्स। अच्छा, हाँ, बच्चे हैं। वो उसका बाकायदा उसको तरीके से इन्होंने इलाज करवाया। ये किसी से मिले जाके, कोई किसी ने पता दिया कि आप बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे बुजुर्गों के पास ये घूमे। अब किसी ऐसे बुजुर्ग से मिले, उसने किया, या वक्त के साथ वो खुद ही चला गया, वी डोंट नो। लेकिन अब उनका मानना है कि हम जिनके पास गए थे उन्होंने ये इसका अमल बोला कि मैं इसको तरीके से, हम इन चीज़ों से अलग हो सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका है। आप शायद लोगों के पास गए हो,
शायद वो इस चीज़ को समझ नहीं पाए, तो कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है। तो ये वाकया मैंने इसको खुद एक्सपीरियंस किया अपने सामने होते हुए। शायद मैं उन फाइट्स में नहीं था, लेकिन यकीन मैं उन फाइट्स में नहीं था जब उनके घर में लड़ाई होती थी, जो आवाज़ें आती थी उनमें नहीं था मैं, हम अपने घर में थे। लेकिन आपने वो चेंज होता हुआ देखा। लेकिन वो चेंज होता हुआ, सारा सीन चेंज होना, और वो लोग हमारे शहर फैसलाबाद में पहुंचे हुए हैं और उनकी अम्मी हमारे यहाँ रुक रही हैं और बोल रही हैं कि इन्होंने आज कहीं जाना दिखाने के लिए। मैंने सोचा कि तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना और तुम लोग जाओ। तो वो वहाँ पे आके हमसे पता पूछ रहे हैं कि ये कौन है, ये यहाँ पे हमने जाना है तो कहाँ जाएंगे ये वो। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने होती रही। चलें, थैंक यू सो मच इंसिडेंट्स बासित, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है ना वो इस बात का मजाक भी उड़ाएंगे। हाँ, वो हमारे यहाँ आपको पता है ना, हर कोई आजकल कपिल शर्मा बना हुआ है, तो वो कुछ लोग फनी बातें भी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लोगों के मैसेजेस जिस पे होती है एग्जैक्टली। और वो बहुत सारे लोग, मेरे साथ अगर कुछ था भी नहीं ना तारिक रोड पे, तो वो बेशक हवा थी, लेकिन मेरे साथ जब हुआ था और वो बोतल गिरी थी, वो चंद लम्हे मुझे पता लग गया था कि खौफ कोई चीज होती है। हाँ, ये तो है। और मैंने सोचा था कि यार आज के बाद मुझे अकेला नहीं रहना। मुझे अच्छा, मैं लगता है कि मुझे कुछ सोचना चाहिए अपने बारे में। बासित, अभी लास्ट शो में कर रहा था, मैं बहुत सालों से शो कर रहा हूँ और 103 पे तो 2-3 साल हो गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कभी मेरे साथ यहाँ पे कुछ इस तरह के वाक़यात नहीं हुए, दूसरे स्टेशन पे हुए थे मेजर किस्म के। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ उस दिन शो करते हुए। अच्छा। और ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई बना नहीं रहा, बहुत छोटा सा वाक़या है। इसलिए मैंने उस वक्त मैं शो कर रहा था, मैं शो कर रहा हूँ और खाली जाए, आप देख रहे हैं कि मेरा तो स्टूडियो अंधेरा होता है, सब जगह मैं बंद कर देता हूँ लाइटें। अब मैं ये कोई आधा 1 घंटे का शो मेरा हो चुका है, 1-1:15 बजे का टाइम था। तो मैंने नोट किया कि अब जैसे हम रेडियो ब्रॉडकास्टर्स बात कर रहे होते तो हमारी नज़र एक जगह नहीं होती ना, उधर उधर हर जगह देख रहे होते हैं ऐसे। और मैं क्योंकि ईमेल वगैरह पढ़ रहा था, तो मेरी ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर ये वो फलाना, तो मैं इधर ईमेल पढ़ रहा था और ईमेल किसी की ऑन एयर पढ़ रहा था। अच्छा। अब मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे लगे कि यहाँ से ना कोई गुजरा है और मुझे शदीद चिढ़ है। आपको भी पता है कि मैंने एक रूल बनाया हुआ है कि शो के दौरान कोई कमरे में नहीं अलाउड, कोई भी नहीं अलाउड। ऐसे 5 मिनट पहले आए, जो काम करने करें, 5 मिनट शो खत्म होने के बाद आए। ऐसे। अच्छा, मुझे अब क्योंकि अंधेरा था तो मुझे लगा कि कोई आ गया होगा, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई होगी, कुछ हो गया होगा, तो मैंने उस वक्त इग्नोर कर दिया। अब मैं ईमेल क्योंकि पढ़ रहा था तो वो बीच में ब्रेक आ जाती, बुरी लगती, तो मैं पढ़ता रहा। अब मैं देख रहा हूँ कि मुसलसल कोई यहाँ से ना यूं करके गुजरे। हाँ। और मैं पर मुझे गुस्सा आना शुरू किया। अच्छा, वो यहाँ से गुजर के वापस जाता हुआ भी दिखता था? नहीं, बस मुझे ये आता था कि यहाँ से कोई गुजरा है, बस बार बार ये यार। हाँ, बार ये होता है, 2-3-4 दफा। हाँ। फिर जैसे ही मेल खत्म हुई ना, तो मैंने माइक बंद किया, म्यूजिक ऊपर किया और मैं यूं खड़ा होकर देखा है कि लाइटें वाइटें अपने जरा मॉनिटर्स की लाइटों की पड़ रही होती ना, मैं यूं करके देख रहा हूँ कौन है भाई, किधर है, और मैं बोल रहा हूँ कौन है भाई, क्या हो गया। हाँ। तो कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। और लिटरली मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त ये मोमी नहीं था या दूसरा वाला था, वो सो रहा था अपना। ये भी नहीं कि यहाँ पे दूसरे वाले स्टूडियो में चहल पहल हो रही हो तो इधर की लाइट इधर आ रही हो, कोई भी नहीं था, उधर भी कोई नहीं था, इधर भी कोई नहीं था। और ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ। ओके। और उस दिन मैं पता नहीं मेरा क्या हो रहा था कि मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था शो करने का। तो उसके बाद जब आपने सब आपको एक्सपीरियंस हुआ कि अच्छा कोई भी नहीं है, फिर मैं दोबारा शो करने बैठ गया। लेकिन कुछ लम्हे के लिए ये फील हुआ आपको कि यार कुछ एक खौफ सा कि क्या था? अच्छा, खौफ नहीं आता मुझे पता नहीं, खौफ नहीं आता, बहुत हुआ तो 1-2 दफा आया जब से शो शुरू किया ना मैंने। तो बातें इतनी सुन ली हैं खुद के साथ, लेकिन वो एक बात है कि जब होता है ना तो उस वक्त तो खौफ आता है। जब ये हुआ ना मुझे, ये वाला चक्कर, तो मैं 1 सेकंड के लिए हुआ कि अच्छा चलो, हाँ, सोचने पर मजबूर। लेकिन मैंने अपने दिमाग में बिल्कुल डाल लिया था कि ये कोई जिन बिन नहीं है, ये कोई बाहर से शैडो आ रहा है। लेकिन कैसे आएगा शैडो, कोई लाइट ही नहीं है तो शैडो कहाँ बनेगा। लेकिन ये लास्ट वीक वाले में जब आप निकले और मैं शो करना शुरू किया हूँ तो उसके बाद हुआ यार। गुड लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। खैर, थैंक यू सो मच बासित फरियाद, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ख्याल रखिए। Well, ladies and gentlemen, friends and fellows,
Welcome to the Late Night Horror Show. वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो लेडीज़ एंड जेंटलमैन. मेरा नाम है मिनहाज अली अस्करी. आज शो की शुरुआत थोड़ी सी डिफरेंट थी. मैंने सोचा कि क्यों ना आज वाक़े से शुरू करें, और वो भी वो वाक़या जो दूसरों के साथ पेश आया. अक्सर मैं अपने शो के दौरान शुरुआत में ही जो है वो दुनिया में जो अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं उनके बारे में जिक्र करता हूँ. लेकिन आज मेरे साथ बासित थे, तो मैंने उनसे, क्योंकि लास्ट शो में वो मुझे बता रहे थे, तो मैंने कहा कि क्यों ना ये वाला वाक़या इधर बताया जाए. हमारे शो में शामिल होने की जो तरीके हैं मैं बता देता हूँ. सबसे पहले वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अपने SMS भेज सकते हैं. अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएँ, उधर लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें अपनी हाज़िरी के साथ 6278 पे. इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 02134326675 या फिर 02134326676 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं. हमारे शो में शामिल होने का जो बेहतरीन तरीका है वो है ईमेल के ज़रिए. अपने वाक़यात आप हमें ईमेल कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे. इसके अलावा अगर आप लोग चाहें, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लिखना हर किसी को पसंद नहीं होता, तो आप लोग हमें ऑडियो टेप्स भी भेज सकते हैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके. बस कोशिश ये कीजिएगा कि खामोश जगह पे बैठ के आवाज़ रिकॉर्ड करें, और पंखा अगर आपके ऊपर है तो उसको बंद कर दीजिएगा, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है. खैर, शुरुआत करते हैं शो की. जैसे कि फरियाद बोले जा रहा हूँ जब से, बासित ने जो है अपना एक वाक़या बताया, और ये बड़ा एक कॉमन वाक़या है कि कज़न की शादी हुई और उसके बाद उसको पता चला कि उसकी जो वाइफ है उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, और फिर एक के बाद एक करके वो स्टोरी अनफोल्ड होती है और फिर आपको पता चल जाता है, कंफर्म हो जाता है कि कोई मामलात हैं. एक मैं वाक़या, पता नहीं मैंने आप लोगों को आज तक बताया है कि नहीं बताया. अगर बताया तो माज़रत, और अगर नहीं बताया तो ये आपके लिए फ़र्स्ट टाइम मैं आपको सुना रहा हूँ. सना जो मेरी बेगम है वो एक अदाकारा हैं, आपको मालूम ही है. तो उनके ड्रामों की शूट होती रहती है. मुख्तलिफ़ किरदार, मुख्तलिफ़ ड्रामे होते हैं और मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे वो शूट होती है. तो एक ज़माने में वो एक हॉरर ड्रामा शूट कर रही थी. हम टीवी का वो एंजलिन मलिक उसकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थी, और वो इसी तरह था एक घर के ऊपर, और एक मुझे स्टोरी उसकी याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वो यही था कि सना के ऊपर जिन आ जाता है और फिर किस तरीके से वो कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है. तो सना जो है वो शूट पे जाया करती थी. अच्छा, जब ये शुरुआत हुई शूट की तो सना मुझे कहती कि मिनाज, मुझे जो ना घबराहट होती है जब भी मैं सेट पे जाती हूँ या स्क्रिप्ट पढ़ रही होती हूँ, तो मुझे अजीब कोफ्त हो रही होती है, उलझन हो रही होती है. और मैं उसकी पर्सनैलिटी चेंज होते हुए देख रहा था. जब आप साथ रहते हैं तो आपको पता चल ही जाता है. तो ये और शूट जो है वो माशाल्लाह से 60-65 दिन की होती है, लंबी होती है, चलती रहती है. तो अब उसकी पर्सनैलिटी मेरे सामने चेंज हो रही है, और ये मुझे अंदाज़ा भी था. एक्टर्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है, जब वो किरदार में आते हैं तो वो जो स्क्रिप्ट का किरदार होता है उसकी कोई चीज़ें अपने अंदर अपने किरदार का हिस्सा बना लेते हैं, और ये बड़ा कॉमन है. तो मुझे भी ये लगता था कि यार ये बड़ी बेसिक चीज़ है, और ये एक्टर्स के साथ होता है, तो इट्स ओके. सना, जब ये स्क्रिप्ट ख़त्म होगा तो यू विल बी फाइन, और हम फलाना ढमकाना इधर उधर चले जाएंगे. अब वो मुझे जब भी शूट से वापस आए तो वो मुझे बोले कि यार ये जगह जिधर हम शूट कर रहे हैं ये अजीब है.
अच्छा, वो एक डायरेक्टर हैं और वो एक्टर भी हैं, उनका ही घर था जिसमें वो शूट हो रही थी। और ये मुझे पहले से भी पता थी बात कि वो घर जो है वो हॉन्टेड है। और जो उधर रहती हैं साहिबा, उन्होंने ही बहुत सारे वाक़े उधर के बताया, तो उधर ही ये शूट हो रही थी। अब वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं घर वापस आती हूँ शूट से, सना ये कह रही है, तो मैं अकेली नहीं होती। मुझे हर वक्त ऐसा फील होता है कि कोई मेरे साथ है। क्योंकि मैं ये शो करता आ रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि जब आप जिन्नात की हर वक्त बातें करते रहें और आपका स्क्रिप्ट भी जिन्नात वाला हो, फिर सेट भी जिन्नात वाला हो, फिर आप मेकअप भी वो जिन्न और ये वो करें, तो ना चाहते हुए भी आपके दिमाग के, आपके सबकॉन्शियस में वो बात आ जाती है कि आप के इर्द गिर्द जिन्नात हैं। तो मैं इसको इस तरीके से, उसको मैं इसी तरह के से टैकल करता था कि यार कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ ये तुम्हारा वहम है। एक दिन जो है वो सना साहिबा आई घर, मैंने दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल डेड खामोश जिसे कहते हैं ना। अपना सामान लेते हुए गई और कमरे में जाके बैठ गई। अच्छा, मुझे अजीब सा लगा, मैंने हो सकता है बहुत देर शूट कराई है, थकन हो गई होगी, तो कुछ नहीं, ना कोई सलाम का जवाब ना कुछ। पहले तो ये मैं समझा कि क्योंकि मियाँ हूँ तो कुछ मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी, कोई यही सोचता रहा मैं कि कोई गलत बात तो नहीं कर दी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। अब मैं कमरे में गया तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, खैरियत, सब नॉर्मल है, जैसे आप पूछते हैं कैसा दिन, तो कोई जवाब ना दे, बस सही वैसे। और कमरे में एक कोने पे जाके, बिल्कुल एक कोने पे जाके बैठ गई। अब थोड़ी देर के बाद वह सही है अपना, हमने खाना वाना खाया, उसने सना ने नहीं खाना खाया। मैंने कहा चलो भूख नहीं लग रही होगी, सेट से खा के आई होगी। तो 11, 12, 1 बज गए। मैं कहा चलो अब सोने का टाइम आ गया, मैं सोने चला गया। अब मैं सो रहा हूँ तो मैं नोट कर रहा हूँ कि सना जो है वो सो नहीं रही है, वो वैसी ही बैठी हुई है और एक ही जगह देखी जा रही है और खामोश। अच्छा, मुझे लगा कि ये कोई मेरे साथ ना प्रैंक कर रही है, शरारती तो है। मैं कहा, मैं अब उसको लेटे लेटे बोल रहा हूँ कि यार सना, अब जो है ना तुम्हारा ये प्रैंक बहुत आगे जा रहा है, बोर कर रही हो, अब सो जाओ, सही है, सुबह खेलेंगे ये प्रैंक डराने वाला, अभी नहीं चल रहा। मैं ये कह के सो गया। सुबह उठा तो सना पहले से ही उठी हुई थी। अब पता नहीं वो सोई थी या नहीं थी, मुझे नहीं पता। सना का सोना जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दुनिया चली जाए कहीं और, अगर नींद चाहिए तो चाहिए। और ये ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ कि सना पहले उठी हो, मैं ही हमेशा पहले उठता हूँ, बहुत कम हुआ है। तो मैं जब उठा तो सना उठी हुई और उसी जगह पे बैठी हुई। मैंने कहा यार ये तो बड़ी कोई कैरेक्टर एक्टर बन गई है, तो अभी तक डरा रही है। तो मुझे थोड़ा सा उस वक्त जो है ना थोड़ा सा वो हुआ कि मैं ज़रा अग्रेशन आया कि मैंने कहा क्या हो गया है, कोई बात बुरी लग गई है या क्या हो। तो रोने लग गई अचानक से। मैंने कहा भाई खैरियत, अब क्या हो गया, क्यों रो रही हो, क्या हो गया। अच्छा, ऐसा सिनेरियो बन गया कि मैंने अपनी वालदा को भी बुला लिया कमरे में कि भाई ये आ जाए, क्या चक्कर है, क्या हुआ, क्या है ये, आप लोगों का कुछ हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है सना। अब मेरी वालदा भी आ गई, मेरा भाई भी आ गया, सना भी बैठी हुई है, मैं भी बैठा हुआ हूँ, दोपहर का टाइम हो चुका है और ये रात से चक्कर चल रहा है। तो उसने मुझे उस वक्त बोला कि मिनाज, मैं जब से आई हूँ घर में तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे साथ कोई है और मुझे बार बार आवाज़ें आ रही हैं और मुझे खौफ खुद ही आ रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मुझे फील हो रहा है कि मेरे साथ कोई है। तो मैंने पूछा कि क्या ऐसा क्या हुआ है, कि क्या ऐसा फील कैसे हो रहा है। तो कहती जब मैं शूट कर रही थी तो हमारा जो शूट का वाला सीन था वो सीन वही था जिसके अंदर उसके ऊपर जिन्न हाजिर हो जाता है और फिर वो जो भी ड्रामे की कहानी थी। कहते हम वो कर रहे थे, करते करते कहते कि पूरे जो स्टूडियो की, जो हमारे सेट की लाइटें एक एक करके टूटना शुरू हो गई। बड़ा कॉमन होता है कि भाई वोल्टेज ज़्यादा आ गया, तो लोगों ने कहा अच्छा वोल्टेज ज़्यादा आ गया होगा, बल्ब चेंज कर दो। बल्ब चेंज कर दिया, उसके बाद कैमरा ख़राब हो गया। फिर जो वो रिग थी जिससे वो सना ने उड़ना था और दिखाना था कि वो जिन है उस पे, वो अब वो रिग ना काम करे
अब फिर उसके बाद जो मज़ीद जो को एक्टर्स, जो जूनियर एक्टर्स होते हैं, वो आए हुए, वो एक एक करके जो है वो कहने लगे कि हमें डर लग रहा है, हमारे साथ कुछ हो रहा है, मेकअप रूम में कुछ है, इस रूम में कुछ है, कोई कह रहा है कि कोई पीछे से आवाज़ें दे रहा है, कोई चेयर खिसका रहा है और कोई कमरे में नहीं है, ये कैसे हो रहा है। तो वो जूनियर एक्टर्स भी जाने लग गए। उसके बाद बाकायदा जो और भी उधर एक्टर्स थे, बड़े बड़े एक्टर्स 4-5, जो आपने ड्रामा अगर नहीं देखा आप कास्ट उसकी देख लें, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई इस शूट को आई थिंक अभी थोड़े दिन के लिए रोक देना चाहिए। ये बात डिसाइड हो गई कि रोक दिया और सना वापस आ गई। तो कह रही है जब से मैं वापस आई हूँ गाड़ी से उस सेट से घर तक, गाड़ी तक में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे साथ कोई बैठा हुआ है। कहते प्रॉपर मुझे किसी के सांस की आवाज़ आ रही, ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बराबर में कोई है, कोई है साथ में। अच्छा, अब मुझे जो ये जिस तरह बता रही थी ना, तो वो मेरा वहम जो था कि ये इसका वहम है वो ख़त्म हो चुका था। अब वो बात आ गई थी कि अब इसको मामले को सीरियस लिया जाए कि अच्छा हो सकता है कि जब आप इतनी बातें कर रहे हो जिन्नात जिन्नात जिन्नात, तो जिन्नात ने कहा होगा ना हाँ भाई अच्छा भाई आ जाते हैं आज हम, तो हो सकता है वो वाला टाइम हो आ गया। तो मैं उसको मस्जिद लेके गया, रहमानिया मस्जिद तारिक रोड पे। उस वक्त मैं बिल्कुल अल्लाह वाली चौरंगी के करीब ही रहता था, तो मैं उधर ही लेके चला गया। अच्छा, वो डर खौफ एक अलग ही आपके चेहरे पे पता चल जाता है ना, खौफ आपको आ रहा है, सफ़ेद होंठ हुए। मस्जिद लेके गए तो पहले तो कारी साहब ने मना ही कर दिया कि नहीं जी मस्जिद में कोई औरत अलाउड नहीं है। मैंने उनको फिर जाके समझाया कि भाई कुछ ज़रूरी बात है तभी मैं लाया हूँ, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नहीं लाते। तो फिर कारी साहब बैठे, उन्होंने सना के साथ मुकालमा किया। फिर पता चला कि कुछ ऐसी मखलूक जो है वो टैग अलोंग हो चुकी थी, जो कि उस घर में ही रहती थी, उस सेट वाले घर में। और चूंकि यही सारे मामलात में ड्रामा चल रहा था, तो अब पता नहीं वल्लाह आलम है उन्होंने क्या सोचा क्या समझा कि वो सना के साथ अटैच हो गए। उसके बाद जिस घर में था मैं, कोई 1-1.5 हफ्ते तक इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहीं छोटी मोटी, कि दरवाज़ा ऑटोमेटिकली मेरे कमरे का खुल जाए, लाइट बंद हो जाए, ये पंखे बंद हो जाएं, ये इस तरह के। फिर मैंने उस वक्त अपने घर में एक बिल्ली पाली हुई थी, तो वो बिल्ली ऑटोमेटिकली रात को अचानक से, सालों से थी वो बिल्ली, 1-1.5 साल से, लेकिन इन वाक़यात के बाद से वो बिल्ली रात को रोना शुरू कर दे। अच्छा, फिर हमें रात को कोई 2-3 बजे के टाइम पे भागने की आवाज़ें आए, चलने की आवाज़ें आए। एक दिन तो डाइनिंग टेबल जो कि मेरे कमरे के बाहर थी, उधर उसमें प्लेट्स रखी हुई थी, बहुत सारी दावत हुई थी, तो प्लेट्स वगैरह धो उला के वहाँ रखी हुई थी, वो सारी गिर गई। फिर जब मामला और ज़रा बढ़ने लगे तो फिर एक और मौलवी साहब को, जो ख़ानदानी मौलवी साहब होते हैं, उनको बुलाया गया। फिर मामला तय पाए, पता चला कि कोई एक इस तरह का जिन है जो आ चुका है साथ में। कोई आशिक वाशिक वाला चक्कर नहीं था, लेकिन बस वो किसी वजह से अटैच हो चुका है। फिर वो मामला थोड़े से बेहतर हुए, उसके बाद जाके जो है वो सांस में सांस थी। तो लेकिन वो 1 हफ्ता जो था ना, वो बहुत ही ट्रॉमा था एक मेरे लिए, कि अब मैं सोचता हूँ 1 सेकंड के लिए कि मैं सो रहा हूँ, मेरे बराबर में मेरी बेगम है जो कि जागी हुई है, और अगर उस पे जिन था तो वो मेरे बराबर में ही था। भाई कुछ भी हो सकता था। वेल, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, बल्कि मैं सोच रहा था कि किसी दिन सना को भी अपने शो में बुलाया जाए। रेडियो पे ना सही तो चलें, यूट्यूब पे हम एक दिन लाइव करेंगे। अच्छा, खैर दूसरी बात ये कि वो तमाम लोग जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो youtube.com/minhaj-ali-asqari हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे जो है हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है हॉरर का, मुख्तलिफ, जो रेडियो पे नहीं चल पाता, तो वो वहाँ पे मौजूद है, तो वो भी आप लोग सुन सकते हैं।
आज का शो जो है वो बहुत ज़्यादा हमने अपने वाक़यात और दूसरों के वाक़यात पे खर्च कर दिया टाइम, उसके लिए माज़रत अगर आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो। थोड़े से मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। जाहिद आपने मैसेज किया हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। एनी थैंक यू सो मच जाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सुजैन आप हमारी एक रेगुलर सुनने वाले हैं प्रोग्राम, आई एम सॉरी, थैंक यू। हाय मिनाज, आई लाइक योर शो एंड योर वाइफ, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका भी नाम सना है। अच्छा, हैरिसन थैंक यू। हसी बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा थैंक यू। शारिक, बिस्मा एंड रेहान, आप तमाम लोगों के मैसेज आए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जनाब बढ़ते हैं ईमेल्स की तरफ और फिर उसके बाद हम जाएंगे कॉल्स की तरफ भी। सबसे पहली ईमेल है, ये मेरी पहली ईमेल है, जो वाक़या मैं बताऊंगी वो हमारे घर का है। वाक़या कुछ यूं है कि हमें घर की तलाश थी और हमें घर मिला जुबली मार्केट की तरफ, जो एक मार्केट है। सामने उसके एक गन्ने वाले की दुकान है। उस गन्ने वाले की दुकान के ऊपर ही एक नई बिल्डिंग बनी हुई है। वहाँ पे मेरे ताया घर देखने गए, उनको वो घर पसंद आया और उसी वक्त उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इस घर में रहेंगे और उसका बयाना उनको दे दिया गया। हमें सामान शिफ्ट किया और वहाँ रहने चले गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, सब सही चल रहा था, लेकिन रात थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। रात को ऐसा लगता जैसे हमारे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई सामान घसीट रहा हो। ऐसा लगता कि कोई चीज़ चल रही है। ऐसा लगता कि कोई बड़े बड़े पत्थर हैं जो फेंक रहा हूँ। एक रात ऐसा हुआ कि शोर बहुत ज़्यादा होने लगा। तो ताया अब्बा ने गुस्से में डिसाइड किया कि ऊपर वाले फ्लोर पे जाके आखिर देखें कौन लोग रह रहे हैं। ये वही लोग थे जो हमारे साथ साथ ही शिफ्ट हुए थे उस फ्लोर पे। बस फ़र्क ये था कि वो ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट हुए थे और हम नीचे वाले पे। तो हम ये तसव्वुर कर रहे थे कि शायद क्योंकि उनकी भी शिफ्टिंग हुई है तो रात को ये लोग अपना फर्नीचर वगैरह हिलाते हैं। ताया गए गुस्से में ऊपर कि रात के 1-2 बज रहे हैं, आपको अभी भी शिफ्टिंग सूझी हुई है। घंटी बजाते हैं तो वो साहब उधर से निकलते हैं, कोई आंखें मलते हुए। उनको वो शिकायत लगाते हैं कि भाई क्या हो गया है, खैरियत है, अब क्यों शोर मचा रहे हैं इतना रात को। तो वो 1 सेकंड के लिए खामोश हो गए कि क्या है, मतलब कौन सा शोर। तो कहते हैं नहीं, आपके घर से इतना शोर शराबी की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई भारी फर्नीचर हिला रहा है। और सही है, आप हिला रहे हो अपना फर्नीचर, लेकिन इतना तो शोर ना मचाएं कि हमारे लिए सोना अजाब हो जाए। तो कहते हैं 1 सेकंड, ऐसा हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, आप आके देख सकते हैं। तो कह रहे मैं चेक करने के लिए अंदर, मेरे ताया जो हम अंदर गए भी, कि हो सकता है झूठ बोल रहे हो, कि अंदर जाके देखा तो जिस क्या लाउंज था, कह रहे उस लाउंज में कोई फर्नीचर पड़ा हुआ ही नहीं था। वो कह रहे हमारा तो अभी तक फर्नीचर पूरा आया नहीं है, हमारे सिर्फ बिस्तर 2-3 अलमारियाँ हैं वो आई हुई हैं, वो कमरे में पड़ी हुई हैं, और हम तो वैसे ही ज़मीन पे सो रहे हैं, अभी हमारा फर्नीचर पूरा नहीं है। अब ये ताया जो है थोड़े से वो हो गए कि अच्छा ऐसा नहीं है, वापस आ गए नीचे। फिर कहते हैं कि थोड़ा टाइम गुजरा, चीज़ें वैसी होती रहीं। अब होने ये लगा कि रात को ठीक 12 बजे के बाद आवाज़ें आना शुरू हो जाती घर में। आदत भी हो चुकी थी थोड़ी सी उन आवाज़ों के साथ रहने की। जो हमारी ताई थी वो एक दिन कहती हैं सुबह उठ के इनके वालिद साहब से कि भाई तुम रात को अगर टीवी देखते हो तो बंद तो कर दिया करो। तो वालिद साहब कहते हैं कि नहीं, टीवी कौन सा टीवी, कैसा टीवी, मैं तो नहीं देख रहा था टीवी। कह रहे नहीं, मैं कल रात को उठी तो मैं कमरे में ही थी अपने, और कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था जो कि टीवी लाउंज की तरफ ही खुलता है। तो कह रही है कि मैंने वो टीवी की लाइट देखी है, टीवी चल रहा था, और 2 पैर जैसे होता है ना कि आप साइड टेबल्स पे या जो भी आपकी सेंटर टेबल होती है उस पर आप पैर रख के बैठे होते हैं। कह रहे मैंने देखा है 2 पैर रखे हुए, तो मुझे लगा तुम हो, क्योंकि तुम्हारे ताया तुम सो रहे थे और तुम ही हो दूसरे शख्स जो नज़र आते हो।
कहते हैं नहीं भाई, मैं तो खुद अपने कमरे में सो रहा था और मैं क्यों टीवी देखूंगा। कह रहे नहीं, मैंने बाकायदा देखा है, टीवी देख रहे हो तुम और तुम्हारे पैर वो हिल रहे हैं दोनों यूं यूं करके। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो इनकी वालिदा हैं उनके साथ भी कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आए, बच्चों के साथ भी वाक़यात पेश आए। बाद में जब इर्द गिर्द के लोगों से दोस्ती यारी हुई तो पता चला कि ये घर काफ़ी अरसे से बंद था और आज तक टिल डेट जो भी इसमें रहने आता है वो 2-4 महीने टिक पाता है और वो चले जाते हैं। और वजह सिर्फ यही बताई जाती है कि ये घर पजेस्ड है, जिन्नात का कब्जा है और कोई भी इधर रह नहीं पाता। इन लोगों के साथ भी यही हुआ कि थोड़े दिन के बाद इनको शिफ्ट करना ही पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे जिन्नात की जो विजिबिलिटी थी वो इतनी हो गई थी कॉमन कि इनको आए दिन कोई ना कोई आता नज़र आता है। जो लास्ट वाक़या हुआ उसमें ये हुआ कि ताया और ताई घर में बिल्कुल अकेले थे, सारे बच्चे बड़े कहीं गए हुए थे। तो ताई कहती हैं कि मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी तो मुझे सामने ही बैल्कनी नज़र आ रही थी। कहते मैं बैल्कनी से देखा एक बच्चा भागता हुआ गया और दूसरे कमरे की तरफ चला गया। तो कहती मुझे लगा कि हमारे ख़ानदान का कोई बच्चा होगा। तो उन्होंने आवाज़ लगाई अपने मियाँ को, ताया को, यानी कि भाई ये कौन है बच्चा, किसका रह गया है, ये लोग गए नहीं क्या। तो ताया जो कि टीवी लाउंज में बैठे हुए थे कह रहे कौन सा बच्चा, कैसा बच्चा। कह रहे अभी तो आपके सामने से गुजरा है। कह रहे नहीं भाई कोई नहीं गुजरा, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ऐसा कोई भी नहीं। वो कह रहे नहीं मैंने देखा है बाकायदा बच्चा बैल्कनी से निकल के टीवी लाउंज से गुजरता हुआ दूसरे कमरे में गया है। कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये बात हो ही रही थी कि बच्चे के हंसने की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो घर में जाके चेक किया तो कमरे का दरवाजे भी लॉक, घर का दरवाज़ा भी लॉक, घर में ना कोई बच्चा आया ना कोई था, लेकिन फिर भी किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जिन्होंने भी ये ईमेल भेजी थी। उन्होंने अपना नाम बताने से हमें मना किया। पता नहीं लोग नाम बताने से क्यों मना करते। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इलाके के नाम बताए ना जाए या जगह के नाम ना बताए जाएं, उससे बदनामी होती है, लेकिन लोग तो अपने नाम भी नहीं बताते अब। खैर जनाब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, ये बात 2010 की है। उस वक्त मेरी दादी को लास्ट स्टेज कैंसर था। उस वक्त बेड रेस्ट पे थी वो। मेरे वालिदैन ने उनके लिए एक मेड रखी हुई थी। उस मेड की ड्यूटी सुबह से रात की थी, तो रात का वक्त था इसलिए उसका छोटा भाई उसे लेने आया हुआ करता था, क्योंकि रात में ये अकेले जाना सेफ नहीं समझती थी। खैर एक दिन ऐसे ही हुआ, पूरे दिन की ड्यूटी के बाद रात आई और फिर उनका छोटा भाई जो है उनको लेने के लिए आ गया। अभी वो आया ही था कि हमारे घर की लाइट चली गई। तो हमने उनको बोला कि जब लाइट वापस आ जाए तो आप चली जाएगा, क्योंकि लाइट चली जाना और आना तो बड़ा नॉर्मल है कराची में। अब लाइट गई तो हमने थोड़ी देर के लिए मेट को और उसके भाई को रोकने के लिए कह दिया कि जब लाइट आ जाएगी तो चले जाएगा। खैर उस ज़माने में टॉर्च नहीं थी हमारे पास, तो हमने थोड़ी देर के लिए मोमबत्ती वगैरह जला दी और आखिरी के जो 10-15 मिनट होते हैं उसके अंदर हम जनरेटर चला देते हैं। खैर वो उसका भाई बैठा हुआ था। बहुत देर तक यूं ही सब चुपचाप बैठे रहे, बातें हुई थोड़ी बहुत, फिर हमें जनरेटर चलवा लिया। जब जनरेटर चला तो हमने देखा कि जो मेड का भाई था वो बिल्कुल सफ़ेद हुआ था और मेरी दादी के बिस्तर के बराबर देखे जा रहा था, जैसे वहाँ कोई खड़ा हुआ हो। उसने फिर मेरी वालदा से पूछा कि अभी आप खड़ी हुई थी आंटी के बिस्तर के पास। तो मेरी वालदा ने मना किया कि नहीं, मैं तो आपके सामने यहाँ बैठी हुई हूँ। फिर उसने एक एक करके सबसे पूछा कि क्या आप उधर मौजूद थे, क्या आप थे। तो सब ने कहा कि नहीं भाई हम तो आपके सामने उधर भी मौजूद थे। तो फिर उसने बताया कि एक बहुत लंबा साया उसने देखा जो बिल्कुल उस बेड के बराबर में था। खैर वो घर चले गए। ये पहली बार नहीं था
कि ये साया देखा था किसी ने। मेरी दादी को भी अपने इंतकाल से 1-2 महीने पहले ऐसा लगता था जैसे सामने से कोई घोड़ सवार आ रहा है जो बहुत लंबा और काला है और दादी को लेने आया है। आई डोंट नो, मे बी वो मौत का फरिश्ता हो। फिर हमने दादी की डेथ से 1 हफ्ते पहले एक और मेड रखी थी। वो मेड बहुत नमाजी थी, बहुत अल्लाह वाली थी। उसकी रात से सुबह तक की ड्यूटी होती थी। वो पूरी रात जाग के दादी के कमरे में इबादत करती थी। वालिदा ने भी जानबूझ के उन्हें एज अ मेड रखा था, क्योंकि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी तो वो हर वक्त दुआएं और नमाज पढ़ती थी, इसलिए इस चीज़ का सुकून था। एक दिन उस मेड ने भी अम्मा से कहा कि मैं जब नमाज पढ़ रही होती हूँ तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे उस कमरे में मुसलसल कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। खैर, ये सिलसिला यूं ही चलता रहा जब तक मेरी दादी की डेथ नहीं हो गई। जब मेरी दादी की डेथ हुई तो उसी दिन बर्तन वगैरह एक मेड धो रही थी तो उसे एक सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद लिबास में एक शख्स दिखाई दिया जो घर के पिछली तरफ जा रहा था। तो मेड को लगा शायद मेहमान होंगे, इंतकाल हो चुका है तो लोग ताज़ियत के लिए आते हैं। लेकिन उसने फिर ये सोचा कि ये वो दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। उसने जाके उन्हें रोकने की कोशिश की तो देखा वो ही बुजुर्ग गायब हो गए। फिर उसने ये किस्सा मेरी वालिदा को बताया। एक्चुअली मैं अपनी दादी से बहुत अटैच थी, मतलब हम 4 बहन भाई हैं, बट सबसे ज़्यादा मैं अटैच थी उनसे। खैर, उनकी जब डेथ हुई तो मैं बहुत कम उम्र की थी। उनकी डेथ वाले दिन ही मैंने उनकी रूह देखी रात में। वो जब चलती फिरती जिंदा थी तब रोज़ का मामूल था उनका कि मुझे लेने आती थी रात में ताकि मैं उनके साथ सो जाऊं। उस रात भी कुछ यूं ही हुआ। मैं अपनी वालिदैन के साथ लेटी हुई थी, उस वक्त तक सोई नहीं थी। तो मामा बाबा के कमरे में नाइट लाइट लगी हुई थी। उसकी रोशनी में मैंने देखा कि मेरी दादी आई हैं और मुझे बुला रही हैं, क्योंकि उसी दिन उनकी डेड बॉडी देखी थी मैंने। तो मुझे डर लग गया कि ये कैसे हो सकता है। खैर, थोड़ी देर तक मैं ब्लैंकेट में छुप गई। सर्दियां थी तो ब्लैंकेट था, इसलिए फिर वैसे भी नहीं पता चला और कब मैं सो गई। ये था बस। उसके बाद से ना हमने और कोई चीज़ देखी, ना ही किसी और ने कोई शिकायत की कि उन्हें कोई दिखता है। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। सलाम मिनहाज, आप कैसे हैं? मैं हाल ही में आपका शो सुनना शुरू किया है। आज मैं भी एक बिल्कुल असली वाक़या जो कि हमारे साथ ही हुआ वो सुनाती हूँ। हम काफ़ी छोटे थे। ये वाक़या 1983 का है। हमारा घर न्यू कराची 11E में था। मेरे वालिद एक स्कूल में पढ़ाते थे और मेरे चाचा ने उस इलाके में एक स्कूल खोला था जो 1969 के आसपास कायम हुआ था। उस वक्त उस इलाके का सबसे पहला प्राइमरी स्कूल था जिसका नाम होनियार प्राइमरी स्कूल रखा गया था। वहाँ मेरी वालिदा भी पढ़ाती थी। बहुत बाद में वो स्कूल गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में कर लिया और मेरे चाचा को उसका मुआवजा मिलने लगा। खैर, ये तो सब एक अलग बात है। असल कहानी उस स्कूल की ये है कि सब कहा करते थे कि ये स्कूल में जिन्नात का बसेरा है। हमारा घर स्कूल के बिल्कुल बराबर में था, यहाँ तक कि एक दरवाज़ा भी घर से स्कूल में ही खुलता था। 1983 में जब मैं और मेरी छोटी बहन साइमा दोनों स्कूल की छुट्टी होने के बाद वहाँ खेलते थे, हर रोज़ ऐसा होता कि मेरी वालिदा हमें वहाँ अकेले जाने से मना करती, मगर हमको स्कूल में जाकर खेलने में बहुत मज़ा आता। एक दिन हस्बे मामूल हम दोनों वहाँ खेल रहे थे कि मेरी बहन वहाँ बने स्टाफ रूम में चली गई। मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से बातें कर रही है। मैंने उसे आवाज़ देकर कहा, जल्दी आओ, तुम किससे बातें कर रही हो?
तो वो बोली कि कोई है अलमारी के अंदर। फिर हंसने लगी। ये देख के मुझे थोड़ा डर लगा। मैंने उसे डांट कर बुलाया तो वो आ गई। फिर हम घर वापस आ गए। दूसरे दिन साइमा मुझे छोड़ के स्टाफ रूम में चली गई। इस मर्तबा पहले उसकी बातों की, फिर हंसने की आवाज़ आई तो मैं भी स्टाफ रूम की तरफ बढ़ी तो मैंने देखा साइमा अलमारी के मिरर में देख के किसी से बातों में बिजी है। जब मैंने उसे कहा तुम क्या कर रही हो, तो वो बोली मैं काली औरत से बातें कर रही हूँ। जैसे ही साइमा ने वो जो कोई भी थी ये या था उसे काली औरत कहा, उसने अलमारी से हाथ निकाले साइमा के बाल नोच लिए और इतने ज़ोर से नोचे कि साइमा के बाल ज़मीन पे गिरे। मैंने रोती हुई साइमा को हाथ पकड़ के ज़ोर से वहाँ से भागी तो किसी ने चीख के कहा वो काली औरत नहीं है। बस मैं घर में दाखिल हुई तो बुरी तरह कांप रही थी। गर्मी में भी बेतहाशा सर्दी महसूस होने लगी। साइमा तो बस ज़ोर ज़ोर से रोए जा रही थी। अम्मी को ये सब बताया तो वो मेरे दादा को लेकर स्कूल में स्टाफ रूम में जाकर देखा तो अलमारी के मिरर टूटा हुआ था और साइमा के बाल वहीं फर्श पे बिखरे पड़े थे। इसके बाद हम कभी वहाँ अकेले खेलने नहीं गए। बाद में मेरे दादा ने वो दरवाज़ा भी बंद करवा दिया जो हमारे घर में खुलता था। ये मेरी लाइफ का सच्चा वाक़या है। आज मेरी बहन साउथ अफ्रीका में रहती है, उसके फैमिली है, यहाँ तक कि वो वहाँ की पुलिस में काम करती है। लेकिन जो वाक़या ये हमारे सामने पेश आया ये एक सच्चा वाक़या है। खैर जनाब, आज का जो शो था वो बहुत सारे मसले मसाइल रहे। आवाज़ का भी कभी मसला रहा, फ़ोन का तो बेहद मसला रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी मैं जब बैठा हुआ अपने शो में तो मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि मेरे सामने कोई है। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसे अपने इतने सालों के शो में पहली दफ़ा बोल रहा हूँ। आप अगर नोट कर रहे हो तो मेरी जो अटेंशन है, फोकस है, वो भी थोड़ा सा आज डिस्टर्ब है। ये लास्ट शो में भी मेरे साथ हो रहा था कि मुझे अपने स्टूडियो में बैठे हुए ऐसा फील हो रहा है कि कोई है, लेकिन उस वक्त तो कोई भी नहीं था। आज भी मुझे यही फील हो रहा है कि कोई मौजूद है। कुछ ईमेल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे दोबारा से वही पूरा सिनेरियो रिपीट हो रहा है कि कोई गुजर रहा है इधर से। अगर काश मैं आप लोग को बता सकता कि मेरा स्टूडियो किस तरह का है और हमारे यहाँ लाइट का क्या है, स्ट्रक्चर है और स्टूडियो किस तरह का बना हुआ है, तो आपको आइडिया होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन याद रखिए, हो सकता है कि आपको ये बातें झूठ लगें, ये बातें मजाक लगें, क्योंकि बहुत आसान होता है मजाक उड़ाना। अरे जिन आ जाएगा तो हम देख लेंगे, अरे लड़की है, अच्छा हम देख लेंगे। क्योंकि मजाक उड़ाना बहुत आसान, सबसे आसान काम है दुनिया में मजाक उड़ाना। कोई पैसे वैसे नहीं लगते ना। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें हकीकत में आपके सामने ऐसा होने लग जाए, फ़र्ज़ करें जिस जगह पे आप अभी बैठे हुए हैं, चाहे कमरे में हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे कहीं भी हो, आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अकेले ना हो सकता है कि कोई और भी उधर मौजूद हो जो सिर्फ आपको देख सकता हो।
पर आप उसको नहीं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।